फ्रेम ऑफ सूट आपका चैप्टर है ये 11 कि कोई भी सूट कैसे फाइल किया जाता है। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ चुके हैं। वाद की रचना, वाद कैसे लगाया जाएगा, हिंदी में इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, वाद की रचना, फ्रेम ऑफ सूट, चैप्टर 11 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 2 आदेश 2 है। आदेश 2 में पूरा ब्रीफ किया गया है कि किसी भी सूट को किस तरह से फाइल किया जाता है। फाइल करना इन द सेंस फ्रेम कैसे किया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें मस्ट हैं। वैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अब तो बहुत कुछ समझ आया होगा कि कोई भी सूट किस तरह से फाइल किया जाता है, उसे इंस्टीट्यूट किस तरह से किया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट एंड कॉज ऑफ एक्शन, है ना। ये सारी चीजें मैंडेटरी की होना चाहिए, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। इन सब के अलावा कुछ बेसिक रूल्स बताए गए हैं, जिन रूल्स को फॉलो करना सीपीसी में जब भी कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है तो ऑर्डर 2 के तहत कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि मैंडेटरी है, जिन्हें की एक प्रोसीजर। देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कई बार कहा है, जो धाराएं हैं हमारी सीपीसी की, उसमें हमें बता दिया गया है कि ये चीज इस तरह से की जानी है ना, पर उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा या उसे किस तरह प्रोसीजरल लॉ जो है, बेसिक प्रोसीजरल लॉ, वो आपके यहाँ जो ऑर्डर्स है उसमें बताया गया है कि किसी भी चीज को लेकर, अब जैसे कि भाई सूट फाइल करना है तो वाद की रचना किस तरह से होगी, फ्रेम ऑफ सूट क्या होगा। तो अब यहाँ हमें ऑर्डर 2 पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें ऑर्डर 2 के तहत, ऑर्डर 2 में आदेश 2 में जो प्रोसीजर बताया गया है उसके तहत हमें वाद लगाना है, उस तरह से वाद बनाना है ना। जबकि कई चीजें हम लोग ऑलरेडी 26 में हमने देखा, सेक्शन 26 जो लास्ट लेक्चर था, तो यहाँ पर उसी से आगे की चीजें हैं। चैप्टर का आपका नाम ही है वाद की रचना, फ्रेम ऑफ सूट। जो लोग अगर बुक या बैग लेकर बैठे हैं तो प्लीज लेकर बैठिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जाता है ये टॉपिक भी। देखिए फ्रेम ऑफ सूट, सबसे पहले ऑर्डर 2 और आदेश 2 आप लोग देखेंगे, जिसके पास डायरेक्ट है, बुक है, प्लीज अपना बुक लेकर बैठिए। फ्रेम ऑफ सूट, फ्रेम ऑफ सूट, एवरी सूट shall as far as practicable be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and prevent further litigation concerning them। हर बात का अगर कोई भी वाद है उसे इस तरह से लगाया जाएगा जिसमें कि विवादग्रस्त विषय, विवादग्रस्त विषय मीन्स जिनके ऊपर सूट लगाया गया है, सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट्स, जिन चीजों के लिए हमेशा सूट कब फाइल किया जाता है, जब ऑलरेडी किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो, अदरवाइज हम क्यों कोई फाइल करेंगे, है ना। या तो हम किसी डिस्प्यूट्स के लिए लगाते हैं, या हमारे राइट्स के अगेंस्ट लगाते हैं, या हम किसी तरह का रेमेडी चाहते हैं तो लगाते हैं, कंपनसेशन चाहते हैं तो लगाते हैं, मीन्स विदाउट एनी रीजन हम कोई भी सूट फाइल नहीं करते। तो यहाँ पर जो भी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं उनके लिए, उन्हें डिसाइड करने के लिए और उसके साथ जो भी मैटर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको क्लियर कर लिया जाए, इसीलिए लिटिगेशन लगाया जाता है। हर एक सूट इस तरह से फाइल किया जाए कि उसके जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, जो विवादग्रस्त विषय हैं, उन पर अंतिम विनिश्चय। अगर कोई बुक लेकर बैठा हो तो आप लोगों को समझ आएगा कि इसका हिंदी कितना टफ है, और अगर टफ है मीन्स आप लोगों को पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें संप्रक्त अतिरिक्त मुकदमेबाजी, अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने मेंशन कर दी गई है, जैसे कि 2 जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें यहाँ पर हर एक चीज उन्होंने बोला है। फ्रेम ऑफ सूट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम इस तरह का हो जिसमें कि सारे वो ग्राउंड्स आ जाए जो डिस्प्यूटेड हैं, उनको हम प्रिवेंट करें और उनको हम डिसाइड करें, और नए उसी से जुड़े मैटर्स को प्रिवेंट करें कि फिर से हमारे सामने कोई नई लिटिगेशन नहीं आए, उसी से रिलेटेड। दैट्स इट, समझ में आया इतना कि यहाँ पर आपका ऑर्डर 2 का जो रूल 1 है वो क्लियर कर देता है कि फ्रेम ऑफ सूट इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि वो सारी चीजें आ जाए जो डिस्प्यूटेड है, और उसी से रिलेटेड नई चीजें हमें फर्दर डिस्कशन के लिए नया कोई लिटिगेशन ना लगाना पड़े। क्लियर। सेकंड है
सूट टू इंक्लूड इन होल क्लेम, ये तो हम पहले भी मैं आपको पढ़ा चुके हैं अगर याद हो किसी को तो, कि जब कोई सूट फाइल किया जाता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, तो उसमें वो सारी चीजें हो जानी चाहिए, वो सारे मैटर्स इन्वॉल्व हो जाने चाहिए जो कि जरूरी है। मीन्स यहाँ पर एक वाद में संपूर्ण दावा होगा, एक शब्द लिखा गया है कि वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा, हर वाद के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है। और अगर वो चाहता है कि उसमें से कुछ भाग वो छोड़ दे, जैसे कि इसका 2 है, आपका ऑर्डर 2 का रूल नंबर 2 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, अगेन आई रिपीट, ऑर्डर 2 रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 का सब क्लॉज 1 और 2। फर्स्ट सब क्लॉज 1 में तो क्या कहा गया है कि यहाँ पर प्लांटिव को पूरे दावे को एक साथ लगाना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ भी समझाया था कि अगर मान लीजिए कि आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई टेनेंट है, उससे आपका रेंट लेना बकाया है, तो 2010 से लेके 2020 तक का बकाया है। अभी आपने यहाँ पर क्लेम लगाया 2015 से लेकर 2020 तक का। अभी कोर्ट ये क्या मानकर चलेगा कि भाई आपको 15 से 20 तक का ही चाहिए? कोर्ट ये थोड़ी ना मानेगा कि अब आप बाद में एक नया सूट लगाएंगे 2010 से लेकर 2015 के लिए अलग से, है ना। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि हम यहाँ पर 2010 से लेकर 20 तक का एक साथ एक ही दावे में सारी चीजें शामिल करें, क्योंकि अभी जो हमने 1 पढ़ा था वो किस चीज से रिलेटेड था? इसी से रिलेटेड था ना, कि जब कोई सूट का फाइल किया जाए तो इस तरह से किया जाए कि फर्दर लिटिगेशन से भी हम बच सकें। तो यहाँ पर वो चीज इन्वॉल्व है, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है उस चीज को। अब मान लीजिए कि दावे की किसी, देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्लॉज है आपका वो क्लियर करता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ देता है, उसे नहीं शामिल करता है, इवन शामिल नहीं करना चाहता है, या इंटेंशनली उसे शामिल नहीं करना है, तो ये मान लिया जाएगा कि इन फ्यूचर भी वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए सूट फाइल नहीं करेगा। अभी शायद किसी को सेक्शन 10, 11 रिकॉल हो रहा हो तो मुझे शायद अच्छा लगेगा अगर किसी को याद आ रहा हो तो। नंदिता, किसी को याद आ रहा है? सेक्शन 10, 11 हमने पढ़ा था। एनीवन कैन स्पीक अप। यस मैम, वो है ना, क्यों? इसी से रिलेटेड यस मैम, वो सब्डिकेटा कॉज ऑफ एक्शन रिकॉल कर लीजिए उन चीजों को कि सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टीज पर हम फिर से सूट फाइल नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर और उन्होंने अभी क्यों बार बार ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मतलब यहाँ सीपीसी में भी क्यों मेंशन किया गया है कि यहाँ क्लियरली सेक्शन 10 और 11 में ऑलरेडी जो चीजें उन्होंने बता दी गई है, वहां पर यहाँ प्रैक्टिकली उन चीजों को और शामिल कर दिया गया है कि अगर आप इंटेंशनली किसी ऐसे केस को छोड़ देते हैं जो कि शामिल किया जाना चाहिए था और आप नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप इंटेंशनली उस पार्ट को छोड़ना चाहते हैं। और अगर आपने एक बार उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड किसी भी पार्ट को जो कि कॉज ऑफ एक्शन हो सकता था, उसे अगर छोड़ दिया है, तो ये माना जाएगा कि आप उससे रिलेटेड पार्ट के लिए किसी तरह का क्लेम, कंपनसेशन या रेमेडी नहीं चाहते हैं और फर्दर लिटिगेशन आप फाइल नहीं करेंगे। अब अगर आप करेंगे तो सेम चीज के लिए सेक्शन 10, 11 जो भी रेस जुडिकेटा, रेस जुडा, इसमें चीजें क्लियरली बता दी गई हैं, वो एप्लीकेबल होंगी और वो मेंटेनेबल नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। फिर इसी का थर्ड पार्ट है सेक्शन ऑर्डर 2 का सबसेक्शन 2 का सब क्लॉज 3 कि ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीव्स, कई अनुतोष में से एक के लिए वाद लाने का लोग। अब मान लीजिए कि कई सारे चीजों के लिए हमें रेमेडी लेना है और उसमें से हम पर्टिकुलर किसी चीज के लिए लेना चाहते हैं, तो उस जिसके लिए लेना चाहते हैं उसके लिए हम ले सकते हैं, और जिसके लिए हमें नहीं लेना है उसके लिए यहाँ पर भी सेम चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि जिस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम रेमेडी लेना चाहते हैं वी कैन फाइल द सूट। बट अगर हम यहाँ पर कोई पोर्शन छोड़ देते हैं
तो उसके लिए फिर ये मान लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर ओमिशन के लिए आप बाद में कोई केस फाइल नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि पहले तो हमने 2 में क्या देखा कि हम किसी सूट के लिए ही टोटली हम उस किसी क्लेम को ही अवॉइड कर रहे हैं कि पर्टिकुलर क्लेम को ही हमने अवॉइड किया है, तो बाद में आवाज क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही बार में सारी चीजें आ जानी चाहिए जो कि रिलेटेड है, और अगर हमने उसमें शामिल नहीं किया है तो बाद में उन चीजों को हम फाइल नहीं करेंगे। इसी तरह पर्टिकुलर पार्ट पर अगर किसी तरह का रिलीफ है जो हम ले सकते थे, जैसे मैंने कहा कि कोई रिकवरी का केस है, उस रिकवरी के केस में हमने इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट के साथ हो सकता है आपका मीन्स प्रॉफिट हो जो कि हमने पढ़ा था, तो उसके लिए हमने केस में पूरा केस हमने लगा दिया, हमने इंटरेस्ट ले लिया, हमने उसमें जो हमारा बेसिक था वो ले लिया, या पोजीशन का कोई केस है उससे रिलेटेड जितने भी चीजें थी हमने मेंशन कर दी, बट हम यहाँ मीन्स प्रॉफिट को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, हमने नहीं किया, देन बाद में उस मीन्स प्रॉफिट के लिए हम रिलीफ नहीं मांगेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया, पोजीशन के लिए केस था, हमने पोजीशन के लिए फाइल कर दिया, पोजीशन के साथ अगर उसमें कोई डैमेज हुआ है तो उसके लिए हमने रिलीफ मांग लिया है, इसके अलावा हमने डिक्लेरेशन मांग लिया है, सारी चीजें मांग, बट उस पर्टिकुलर एक्सक्यूज मी मैम, आवाज आ रही है सभी को? अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से किसी व्यक्ति ने मीन्स प्रॉफिट गेन किया है और हमने उसके लिए केस कोई फाइल नहीं किया, रिलीफ को हमने छोड़ दिया है, तो उसके लिए फिर अलग से हम कोई रिलीफ के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। फिर आपका ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 2 का रूल 3, दिस इज द रूल 3, ज्वाइंटर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। ज्वाइंटर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन, वाद हेतु का संयोजन। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बेटा? थोड़ा नेटवर्क का तो प्रॉब्लम रहता है। अभी ठीक है? यस मैम। ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, अब अगर कोई चीज ज्वाइंटर ऑफ, देखिए ये पूरा आप लोग पढ़िएगा इसे और आपको समझ आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट ऐसा है नहीं, सिर्फ आप इसके जो मेन हेडिंग है इसको फोकस करिए कि मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन जितने भी हैं वो सारे एक साथ आ जाने चाहिए, चाहे वो कितने भी प्लांटिव हो, चाहे वो कितने भी डिपेंडेंट हो। यस, यस, कौन बोलो भाई? आवाज अगर नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, एक्चुअली मैं नेटवर्क में ही हूँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएट तो होता है। आवाज आ रही है? मुझे कोई रिप्लाई करे? यस मैम अब आ रही है, पर पहले बहुत ज्यादा कट रही थी जिस वजह से पहले जो आपने समझाया वो कुछ समझ नहीं आया। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बताओ मुझे, आवाज नहीं आ रही थी तो? ये ओमिशन वाला मैम वो रिलीफ ओमिशन, हाँ वही। ये रिलीफ, देखिए अगर मान लीजिए कि हम किसी सूट में कोई पर्टिकुलर पार्ट के रिलीफ को ओमिट कर देते हैं, ठीक, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई प्रॉपर्टी मेरी कोई प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी किसी और के पोजीशन में है, तो मैंने उसके लिए कोई केस फाइल किया, पहले तो मैंने किया पोजीशन के लिए, एक मेरा ग्राउंड हुआ, सेकंड हुआ डिक्लेरेशन की मुझे इस प्रॉपर्टी का डिक्लेयर किया जाए कि मैं इसकी ऑनर हूँ, ठीक, फिर मैंने एक और कर दिया डैमेज के लिए, ओके, अब मैंने यहाँ तीनों तरह की रिलीफ मैंने कोर्ट से मांग ली। अब मुझे एक और ये पता चलता है उसी टाइम पर मुझे पता है कि इस प्रॉपर्टी से मीन्स प्रॉफिट भी गेन किया गया है, ठीक, मीन्स प्रॉफिट अंतःकालीन लाभ ये भी लिया गया है। अब यहाँ क्या करना चाहिए, जब मैं सारे रिलीफ मांगती हूँ तो मुझे अगर मैं इस पर्टिकुलर इस वाले रिलीफ को ओमिट कर देती हूँ तो अब मुझे यहाँ अगर मैंने ओमिट कर दिया है तो अब मैं उसके लिए बाद में केस नहीं लगा सकती। अगर इंटेंशनली किसी रिलीफ को आप ओमिट करते हैं तो ये माना जाएगा कि इन फ्यूचर आप उस तरह का ओमिट रिलीफ उस तरह का रिलीफ ओमिट करते हैं, इवन फॉर फर्दर सूट, आप उसे आगे के लिए भी नहीं मानेंगे, ये मानकर चलेगी कोर्ट की आप आगे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर फिर से वही चीजें एप्लीकेबल हो गई आपके सेक्शन 10-11 की, आप अगर चाहिए तो आप आज ही लगा दीजिए, वो रिलीफ भी आप मांग लीजिए। अब अगर आपने इंटेंशनली उस चीज को ओमिट किया है या ओमिशन किया है सेवरल रिलीफ में से
कई सारे हम ले सकते हैं, किसी एक को लेना चाहें या कई सारे लेना चाहें, डिपेंड करता है। कोर्ट ने पूछा है, आपने डिनाई किया है, देन ये मान लिया जाएगा कि फर्दर आप इस तरह का कोई सूट फाइल नहीं करेंगे, पर्टिकुलर उस रिलीफ के लिए जो ऑलरेडी आप ऑमिट कर चुके हैं। ठीक, फिर जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब अगर मैं प्लांटिफ हूँ, कई सारे डिपेंडेंट है या एक ही डिपेंडेंट है, उसके अगेंस्ट मेरे पास कई सारे कॉज ऑफ एक्शन है, तो मैं वो कई सारे उसमें लगाऊंगी, है ना, मैं उन सभी को ज्वाइन करूंगी। क्या है इसका नाम ही? ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु का संयोजन। वाद हेतु क्या होता है प्रवीण? प्रवीण, अजय, मैम वाद कारण के संबंधित ही होता होगा। वाद हेतु वाद कारण एक ही होता है। हेतु मतलब आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नया क्या है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब वाद का कारण। हेतु, हेतु मतलब कि किन चीजों के वजह से ये केस लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने? संयोजन। संयोजन मतलब शामिल करना, है ना। अब वाद हेतुकों का संयोजन, कई सारे कॉज ऑफ एक्शन है। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन भी चाहिए पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी में, मुझे उसका पोजीशन भी चाहिए, मुझे उसके डैमेज का रिलीफ भी चाहिए, और मान लो कि उसने मींस प्रॉफिट गेन किया है तो मुझे उसके लिए भी लेना है। अब मेरे पास कितने सारे कॉज ऑफ एक्शन खड़े हो गए हैं, है ना। तो जितने भी हैं मैं ये सब उसमें शामिल करूंगी, और उसके बाद मैं पोजीशन के लिए जाती हूँ। मेरे साथ अगर कोई ने बदतमीजी की तो उसके लिए एक और नया एक्शन लेने के लिए मेरे पास पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर कई सारी चीजें अगर हैं तो वो कई सारी चीजों को, यहाँ एक डिपेंडेंट अगर है तो वो कई सारे प्लांटिफ, एक प्लांटिफ और कई सारे डिपेंडेंट के अगेंस्ट कई सारे कॉज ऑफ एक्शन फाइल किए जा सकते हैं। इसी तरह डिपेंडेंट को लगता है तो वो भी, जितनी चीजें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको जितने भी कॉज ऑफ एक्शन है वो क्लियरली मेंशन करने होते हैं, और मेंशन करने के साथ आपको क्लियरली कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए ये बताना होता है, और उन सभी से जुड़े हुए कोर्ट फीस और उस सब्जेक्ट मैटर का जो अमाउंट है वो डिक्लेयर करना होता है। ठीक है। फिर एक ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद डिफिकल्ट लगे, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए यहाँ एक रूल बता दिया गया है। स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाईलाइट कर लेना इसे, कि प्रत्युत्तरण, प्रत्युत्तरण का मतलब होता है रिकवरी करना। हिंदी लिख लेना भाई इसके, प्रत्युत्तरण शब्द बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। एक होता है प्रत्याहरण, प्रत्याहरण परसों के लेक्चर में बताया था, विड्रॉ कर लेना। एक होता है प्रत्युत्तरण मतलब उसकी रिकवरी करना। तो यहाँ पर स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए केवल कुछ वादों को संयोजित किया जाना। यहाँ पर अगर कुछ रूल्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी कई सारे रूल्स होते हैं, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट हो, चाहे वो आपके टीपी में हो, तो बहुत टफ है, थोड़े से रूल्स अलग हैं, डिफरेंट है। अभी हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी से रिलेटेड है, कि जहां पर कोई पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए कोई वाद लगाया जाता है, उस कंडीशन में किस चीज के लिए लगाया जाएगा? स्पेसिफिक क्लेम फॉर मीन्स प्रॉफिट और एरियर्स, है ना, क्लेम फॉर मीन्स प्रॉफिट और एरियर्स और ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड ऑफ एनी पार्ट देयरफॉर। या फिर देखिए, सबसे पहले तो उस दावाकृत संपत्ति या उसके किसी भाग के अंतःकालीन लाभ या भाटक, भाटक का मतलब होता है रेंट, लिख लेना इसे सब लोग, भाटक का मतलब होता है रेंट, अंतःकालीन लाभ मीन्स प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्थावर संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगर रिकवरी के लिए कोई केस फाइल किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीजों को, जब तक कि न्यायालय की इजाजत न हो, स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए बाद में निम्नलिखित के सिवाय कोई भी वाद हेतु संयोजित नहीं किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर इन्होंने 3 कंडीशन बता दी है कि अगर इस तरह का कोई केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का, तो वहां पर सिर्फ इन 3 चीजों को शामिल किया जाएगा। किसको? पहला तो मीन्स प्रॉफिट या उससे जुड़ा कोई रेंट,
या फिर अगर कोई संविदा की गई है, क्लेम फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरफॉर इज हेल्ड, जिस संविदा के अधीन वह संपत्ति या उसका कोई भाग भारित है उसके भंग के नुकसान के लिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हुआ है और उसमें अगर कोई किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसके लिए कहाँ तक सुनाई दिया लास्ट? पता नहीं कहाँ कब नेटवर्क चला जाता है। देखिए कहाँ थे, फिर से समझ लीजिए इस वाले सेक्शन को, इस वाले पार्ट को। आपका रूल ऑर्डर 2 का रूल नंबर 4, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी से रिलेटेड अगर कोई सूट फाइल किया जाता है तो उसमें 3 कंडीशन इन्होंने बता दी हैं। वो 3 कंडीशन क्या है कि आप 3 के रिकवर उससे रिलेटेड 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं? फर्स्ट, मीन्स प्रॉफिट और रेंट, जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आप उसके लिए लगा सकते हैं। सेकंड, अगर कोई डैमेज इस तरह का हुआ है जो कि उस प्रॉपर्टी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और उसके बीच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण उस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसके लिए। या थर्ड, वे क्लेम जिनमें चाहा गया जो रिलीफ है वो उसी वाद हेतु पर आधारित हो। जो क्लेम या जो रिलीफ हम उस पर्टिकुलर क्लेम में चाहते हैं वो कैसा है, उस जो ऑलरेडी क्लेम है उससे रिलेटेड है, अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, पर साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अगर इस तरह का कोई केस है, इस ये जो भी नियम है, ये जो आपके मोचन का सिद्धांत है या फोरक्लोजर है या रिडम्पशन है, और फोरक्लोजर और रिडम्पशन दोनों मैंने पिछले लेक्चर में एक बार आपको समझाया था। मॉर्गेज से रिलेटेड होता है फोरक्लोजर और रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब मोचन का अधिकार, जब किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है और उसको छुड़ाने से रिलेटेड जो होता है पुरोबंध और मोचन, ये शब्द थोड़े से प्लीज रट लीजिएगा। तो ये उसके संबंध में है कि अगर इस तरह का कोई पर्टिकुलर है पार्ट है किसी प्रॉपर्टी का जो कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर इस तरह के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब फोरक्लोजर, रिडम्पशन जो कि किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसके ऊपर इस तरह के क्लेम या इस तरह के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। अदरवाइज अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसर्न में रिकवरी के लिए कोई केस फाइल करना है तो उसमें ये तीनों चीजों को शामिल किया जाएगा। सिर्फ कौन से? मीन्स प्रॉफिट, रेंट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला नुकसान, या फिर कोई ऐसा क्लेम जो उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड है, अदरवाइज नहीं। पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर इन चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ूं? समझ आया सभी को? यस मैम। क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। पढ़ लो पहले इसे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी निष्पादक, प्रशासक या वारिस या उसके के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई दावे। अब देखिए निष्पादक कौन हुआ यहाँ पर, कोई मुझे बता सकता है? एग्जीक्यूटर। पहले ये चीज मुझे कोई बता पाएगा? 2 मिनट के लिए डिस्कस करना चाहूंगी मैं इस पार्ट पे। हु इज एग्जीक्यूटर हियर? श्रद्धा? किरण? दीक्षा? गजब का सन्नाटा है। प्रेक्षा? व्हाट इज दिस? हो क्या रहा है भाई? आप लोग बोलते क्यों नहीं है आजकल?
एग्जीक्यूटर कौन होगा? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। आप लोगों ने डिक्री पढ़ लिया है, मैंने आपको एग्जीक्यूशन कई बार समझाया है कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। डिक्री अगर हमें मिलती है तो ऑर्डर 21 में हम एग्जीक्यूट करते हैं उसे, एग्जीक्यूशन निष्पादन, उसके निष्पादन के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जीक्यूटर सिर्फ वही हो सकता है जिसके फेवर में डिक्री की गई है, मतलब कि कौन? डिक्री होल्डर। अब मान लीजिए कि डिक्री होल्डर की डेथ हो गई है, तो अभी एग्जीक्यूटर कौन हो जाएगा? उसके एलार्स। ठीक, तो एग्जीक्यूटर सिंपली वर्ड है जिसमें कि अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर पार्ट पे उसने कोई केस फाइल किया है तो उसके लिए मिलने वाला राइट है वो कि डिक्री होल्डर कौन हुआ, ये तो सभी को पता है अब कि डिक्री जिसको मिला है वो डिक्री होल्डर है। मैंने कोई केस फाइल किया, एक बार फिर से 1 मिनट के लिए मैं रिकॉल कर दूं, सभी को शायद सभी लोग पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। आई थिंक आप लोग समझिए, मैंने कोई केस फाइल किया है प्रॉपर्टी के लिए, मैंने डिक्लेरेशन का क्लेम किया, पोजीशन का क्लेम किया, मेरे फेवर में डिक्री हुआ। अब उस फेवर में डिक्री होने के बाद जब तक कि पोजीशन मेरे पास नहीं आ जाता है, मेरे लिए वो डिक्री किसी काम का नहीं है। अब मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा, मेरे पास फेवर में डिक्री होने के बाद भी जिसने उस पर इलीगल पोजीशन लेकर रखा हुआ है वो उस प्लॉट को खाली नहीं करता है, तो मैं क्या करूंगी? उसके लिए एग्जीक्यूशन में जाऊंगी और मैं यहाँ पर ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन का एक सूट फाइल करूंगी और ये चाहूंगी कि उस प्लॉट को मेरे लिए खाली कराया जाए। तो उसमें मुझे कौन हेल्प करेगा? कोर्ट हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस चीज के लिए ऑलरेडी डिक्री है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्री होल्डर होने के बाद में एग्जीक्यूटर कब बन गई? जब मैंने एग्जीक्यूशन के लिए वो सूट फाइल कर दिया। अभी यहाँ डिक्री होल्डर भी हूँ और मैं उसी के साथ कौन हूँ? एग्जीक्यूटर भी हूँ। क्यों? क्योंकि उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए मैंने कोर्ट में एक और ऑर्डर 21 में एक केस फाइल किया है। ठीक, इसी तरह वारिस कौन होते हैं? हायर्स, जो कि उस किसी केस के लिए केस लगा सकते हैं। और एक और चीज इसमें है प्रशासक। तो क्या हम सीधे गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस लगाते हैं क्या? नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जो भी जिस पर केस बनाया जा सकता है या जिसे डिपेंडेंट माना जा सकता है, उनके अगेंस्ट हम केस लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो ऑर्डर 2 का जो रूल 5 है, ये इससे रिलेटेड है कि एग्जीक्यूटर, प्रशासक में एडमिनिस्ट्रेटर और हायर्स, उनके द्वारा सूट लगाना और उनके अगेंस्ट सूट फाइल करना। अब एग्जीक्यूटर में भी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि एग्जीक्यूशन के लिए राइट नहीं है और वो किसी और के डिक्री पर एग्जीक्यूशन का सूट फाइल करता है, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है? तो यस, क्योंकि उसने फेक सूट फाइल किया है, ही इज नॉट एलिजिबल, वो एग्जीक्यूटर नहीं है और फिर भी अगर किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहता है तो ही डजंट हैव एनी राइट टू डू दैट। तो यहाँ पर इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि हायर्स कौन है। अब मान लीजिए कि एक चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर, कि जिसे पार्टी बनाना चाहिए वही बन सकता है, जिसे कि कोई जो बन ही नहीं सकता, अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई डिक्री भी ले लिया तो वो हमारे किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो भी लोग हैं ज्वाइंडर हुए, मींस यहाँ पर आपके यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं या हायर्स हैं, उनके खिलाफ और उनके अगेंस्ट उनके द्वारा केस लगाया जाना है। तो देखिए, किसी भी निष्पादक, प्रशासक या वारिस के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई भी दावा लगाया जा सकता है, पर कब तक नहीं? जब तक कि निष्पादक मींस एग्जीक्यूटर और आपके एडमिनिस्ट्रेटर और हायर्स की हैसियत से वाद न लाया गया हो या प्रतिवादी पर वाद लगाया गया हो, तब तक कि अंतिम वर्णित दावे में ऐसा न हो जिनके लिए वह उस मृत व्यक्ति के साथ जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है संयुक्तता था या नहीं था। मींस यहाँ पर दावे कब लगाए जा सकते हैं? जब ये तीनों लोग अपनी हैसियत, मींस हैसियत से मतलब है कि क्या वो एलिजिबल हैं, क्या वो इस तरह का सूट फाइल कर सकते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई हायर हो। यहाँ वारिस, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर तभी लगा पाएंगे जब ये क्लियर कर दिया जाए कि जो भी डिसीज्ड पर्सन है उसके लिए ये एलार्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं या इनका लीगली राइट है कि वो इस तरह का क्लेम कर सके। ठीक, पावर ऑफ कोर्ट टू सेपरेट ट्रायल्स,
अब समवेयर अगर कहीं कुछ ऐसी कंडीशन है या कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसके लिए कुछ ऐसे कॉज ऑफ एक्शन है जिनके ट्रायल में उलझन या विलंब हो जाएगा और ऐसे करने से कारण दूसरी चीजें डिस्टर्ब होंगी, तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट के लिए अगर न्यायालय को न्याय के लिए ऐसा लगता है कि वो उस पर्टिकुलर पार्ट का अलग से विचारण करे तो वो कर सकता है। उसमें सबसे ज्यादा होते हैं स्टे के होते हैं। स्टे मतलब चलता तो उसी समय है पर उसके लिए कंडीशन ही अलग फाइल कर दी गई है, तो कई बार उसमें लिमिटेशन दे दिया गया है कि 15 डेज में 13 डेज में, वैसे उसका स्पेसिफिक है पर कोर्ट भी ऐसा कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए तुरंत डिसीजन दिया जाए या तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए या उसका जो ट्रायल है वो उससे तुरंत खत्म किया जाए, पर्टिकुलर किस पार्ट को भी, तो उसका सेपरेट ट्रायल भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर, अगर किसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए ये कहा जाता है कि वो मिसजॉइंडर है, तो यहाँ पर जब इश्यूज बनाए जाते हैं उसके पहले इस तरह के ऑब्जेक्शंस ले लिए जाएं। फिर से क्लियर कर दूं मैं आपको, इश्यूज कब बनते हैं, कई बार समझा चुकी हूं मैं ये, जब आपका दावा लगाया गया है, प्रति दावा आ चुका है, उसके बाद कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट इश्यूज बनाता है, विवादों का स्थिरीकरण जिसे कहा जाता है। तो जब विवादों का स्थिरीकरण किया जाता है उस कंडीशन में, जब विवादों का स्थिरीकरण किया जाता है, आप लोग मूट कोर्ट में इश्यूज बनाते हैं, कई लोग हैं इसमें से जो मूट कोर्ट के लिए जाते हैं या मूट कोर्ट में वो होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मूट कोर्ट में इशू बनाना और ये इशू बनाना सिमिलर है। तो जब जैसे मान लीजिए कि कोई क्लेम लगाया गया है या मैंने कोई दावा फाइल किया है, फाइल किए जाने के बाद क्या हुआ, समन्स के साथ उसके दावे की कॉपी चली गई सामने वाले को, सामने वाले ने पूरा दावा पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उसने प्रतिवादी ने उसका आंसर दिया, WS दिया, WS देने के बाद कोर्ट क्या करेगा, उन दोनों को देखेगा और उसके बाद उसके लिए क्या इश्यूज बनाए जाएंगे। इश्यूज जब बनाए जाते हैं तो अब अगर मान लीजिए कि किसी वाद हेतु पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के मिसजॉइंडर के लिए अगर कोई क्वेश्चन अराइज किया जाता है या ऑब्जेक्शन लिया जाता है, तो कब ले लिया जाएगा, इश्यूज बनने के पहले। अब अगर उसके पहले आप नहीं लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पर इश्यूज बनाए जाने के बाद ये नहीं किया जा सकता कि अब आप उसके बाद बोले कि अरे ये तो गलत चीजें हैं। मीन्स अगर आपको किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्शंस आपको मेंशन करवा देंगे जब तक कि आपके इश्यूज बनाए नहीं जाते। और इश्यूज कौन बनाता है, कोर्ट बनाती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आज का ऑर्डर 2 वाला जो पोर्शन है। अब सब लोग पढ़ेंगे उसके बाद ही आगे पढ़ाई होगी, अदरवाइज मैं वही चीजें रिपीट करूंगी क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा आंसर करना पड़ेगा। जिस तरह का साइलेंस आपकी क्लास में चल रहा है तो उससे